नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं नाइट सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट नवीन सर का, उसकी हैंड राइटिंग PDF देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा रहे तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को आखिर तक देखें, जब भी आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट में पहले करवा चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों जो जूली नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो जूली नृत्य पंजाब में किया जाता है दोस्तों। और ये है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस जिसकी किताब है, तो वो VS नायपाल की है, जिसकी है VS नायपाल की किताब है। देखें दोस्तों सूची भाग कितने हैं? 12। वो भाग 25, सूची है 12। ये भी। और अब देखते हैं महाराष्ट्र के नृत्य। तो महाराष्ट्र के नृत्य हैं कोली, पोवाड़ा, नकटा, लेजिम, गोविचा ललिता और धन्नडरी गाजा। तो दोस्तों अगर आप इसे टिप्स से याद करना चाहते हैं तो देखो इसमें क्या है, महाराष्ट्र में मतलब बड़े पाव के लिए गोविचा ललिता जो है वो लड़ रही है अपने पति से कि तू नकटा है, लेजी में मेरे लिए बड़ा पाव नहीं ले आया। धन रवि गजा, इस धन का क्या करेगा मतलब कोली, और कोली जैसे मतलब उसे करके चिढ़ा रही है। तो आप इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी आप अगर आप वैसे याद करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। और दोस्तों कथक व कथकली शब्द की उत्पत्ति हुई है कथा शब्द से। इन दोनों जो नृत्य हैं, इन दोनों नृत्यों की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति हुई है कथा शब्द से। और दोस्तों ये है कि कथक से संबंधित घराने कौन कौन से हैं? तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने छत्तीसगढ़ का है। ये सब किससे हैं? ये कथक से संबंधित घराने हैं। और दोस्तों इनसे संबंधित कलाकार पूछे तो इनसे संबंधित कलाकार गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज। और दोस्तों इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जितने भी महाराज हैं, जैसे किसी के नाम के पीछे महाराज आ रहा है तो वो सब ज़्यादातर कथक से ही संबंधित हैं। वो सब किससे संबंधित हैं दोस्तों? वो सब कथक से ही संबंधित हैं। अब देख लेते हैं कि रामपुर घराने से संस्थापक कौन है। रामपुर घराने के संस्थापक हैं इनायत खान, और आगरा घराने के सुजान खान, और पटियाला घराने के हैं मियाँ कल्लू। पटियाला घराने के संस्थापक मियाँ कल्लू हैं। ग्वालियर के हैं, ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं हस्सू खान। तानसेन का संबंध भी ग्वालियर घराने से ही था दोस्तों। और ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना ख्याल घराना है, मतलब ख्याल गायन होता है, उससे संबंधित सबसे पुराना घराना पूछे तो वो ग्वालियर घराना ही है। और ग्वालियर घराने से और कौन कौन संबंधित है? तो नत्थू खां और हद्दू खां, ये भी ग्वालियर घराने से ही संबंधित है दोस्तों। सुरभार से संबंधित कौन कौन है? तो इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी, ये दोनों ही सुरभार से संबंधित हैं। सरोद से बात करें तो अली अकबर खां और दौलत खां। दोस्तों ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर याद रखना। और हाँ दोस्तों इसमें स्ट्रेटजी के जो क्वेश्चन है वो तो आपको 100% टिप्सों पर रखने हैं बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेटजी का अगर कोई सवाल आएगा तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाने का। क्योंकि मैंने भी दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था दोस्तों, और मेरी GS मतलब बहुत अच्छी हुई थी। मैंने बस यहीं से पढ़ा था, इनके नवीन सर पे प्रैक्टिस सेट फॉलो किया था और कुछ नहीं किया था। तो दोस्तों देखना आप GD में भी और रेलवे में भी, NTPC हो या RPF हो, इनमें भी आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों इसमें है संतूर घराने से संबंधित हैं सतीश व्यास और अभय सोपोवी। रुस्तम सोपोवी का संबंध भी संतूर से ही है। लेकिन अगर पूछे कि रुस्तम सोपोवी किस घराने से हैं, तो सूफिया घराने से संबंधित है दोस्तों। किस घराने से संबंधित है? तो ये सूफिया घराने से संबंधित है। और देखते हैं दोस्तों कुछ नृत्य, जैसे वो उत्सव। तो उत्सव है पावले पालकुट, ये कहाँ का है? मिजोरम का। और इसका अन्य नाम है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी इसको कहते हैं दोस्तों।
इसे फसल पुआ उत्सव भी कहते हैं। इसके अन्य दो नाम है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, फसल पुआ उत्सव, ये भी इसके दो अन्य नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक की। तो ओलंपिक पेरिस फ्रांस 1900 में फ्रांस के पेरिस में 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी किसने? फ्रांस ने। और तीसरे ओलंपिक की बात करें तो वो सेंट लुइस यूएसए में हुए थे दोस्तों। दूसरे हुए थे पेरिस फ्रांस में और तीसरे हुए थे सेंट लुइस यूएसए में। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कितने को? 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अब बात करें पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो पहले ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुए थे। और प्राचीन ओलंपिक खेल पूछे तो वो 776 BC में हुए थे। वो कब हुए थे? वो 776 BC में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इन्हीं की जयंती के इन्हीं के याद में हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद की याद में। ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे दोस्तों। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और दोस्तों ओलंपिक के जनक पूछे तो पिएरे डी कोबर्टिन फ्रांस के। और ओलंपिक समिति कब गठित हुई थी? तो पहली ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को गठित की गई थी। 23 जून 1894 को। अब 2021 के ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी? तो भारत की 48वीं रैंक थी। भारत की 48वीं रैंक थी दोस्तों 1948। और इसकी क्या बोले हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? ये पहली बार 1948 में मनाया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक डे पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में मनाया गया था पहली बार। और दोस्तों हम क्या देख रहे हैं? हाँ जी, 2021 ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं थी, जिसमें भारत ने कुल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोस्तों। 2024 से पेरिस में होंगे। 2024 से जो ओलंपिक है वो पेरिस में होंगे। क्या मतलब? तो हो गए हैं। 2024 से कहाँ पे हुए? पेरिस में। और 28 से कहाँ पे होंगे? 28 में लॉस एंजल्स में। और 2032 होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। अब दोस्तों देखिए कबड्डी मैदान, जैसे पुरुषों की जो कबड्डी का मैदान होता है पुरुषों के लिए 13 गुना 10 मीटर का होता है। और फीमेल यानी कि लड़कियों के लिए होता है 12 गुना 8 मीटर का, यानी कि 12 लंबाई और 8 चौड़ाई। और दोस्तों इसमें जो मैच का टाइम है वो 40 मिनट रहता है पुरुषों के लिए, जिसमें 20 मिनट का पहला राउंड और 20 मिनट का दूसरा और बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है दोस्तों। लेकिन भाई में महिलाओं का 15 मिनट का वो 30 मिनट का महिलाओं का 30 मिनट का टाइम होता है खेल का, मतलब 30 मिनट, जिसमें से 15 मिनट का पहला राउंड, 15 मिनट का दूसरा राउंड और ब्रेक इन्हें भी 5 मिनट का ही दिया जाता है। बाद में प्योर कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्योर कबड्डी लीग की शुरुआत दोस्तों 2014 में शुरू हुआ था ये, और कबड्डी से संबंधित है। ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी कि प्योर कबड्डी लीग का संबंध किससे है? तो कबड्डी से। और वाटर पोलो, और दोस्तों अगर इनमें खिलाड़ी समझे पूछे कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल में कबड्डी और संख्या कितनी होती है? 7। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 7, मतलब तीनों में 7-7 होते हैं। अगर पूछे कि पहला ओडीआई खेला गया, यानी कि ओडीआई बोलते हैं जो क्रिकेट का वनडे यानी 50 ओवर का गेम होता है, वो इंडिया ने अपना पहला ओडीआई गेम कब खेला था? तो वो 1974 में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और उस टीम के कप्तान थे अजीत वाडेकर, जो इस समय उसके सिलेक्शन कमेटी के वो भी हैं अध्यक्ष। और दूसरे पहले टेस्ट की बात करें तो वो 1932 में खेला था भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें कप्तान थे सीके नायडू। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और याद लेना, सीके नायडू ट्रॉफी के संबंध किससे है? तो वो क्रिकेट से है। ये भी बहुत पूछी जाती है कि सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो क्रिकेट से है दोस्तों। और सीके नायडू स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट
अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के, क्योंकि यहाँ पे जब दोस्तों ये 1932 में होता पहला टेस्ट, तो यहाँ पे हम अंग्रेजों के उपनिवेशक थे। तो अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, तो वो लाला अमरनाथ थे दोस्तों। वो कौन थे? वो थे लाला अमरनाथ। ये टॉपिक, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बात करें कि पहला T20 भारत ने जब खेला था वो 2006 में खेला था और कप्तान थे दोस्तों वीरेंद्र सहवाग। 2006 में पहला T20 खोला था भारत ने और कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। और दोस्तों ये पूछे कि भारत ने अपना पहला टेस्ट ट्वेंटी वॉर से जो पहला टेस्ट खेला था वो कब खेला था? 2019 में। उस समय टीम के कप्तान थे विराट कोहली। विराट कोहली थे। तो यहाँ पे ट्वेंटी वॉर टेस्ट से पूछे 2019 में खेला गया था और कौन थे कप्तान? विराट कोहली। कुछ बुक्स देखते हैं दोस्तों, जैसे शशि थरूर की है, शशि थरूर की बुक्स हैं दी ग्रेट इंडियन नोवेल, जिसकी शशि थरूर की है। और पैट इंडिया, ये भी शशि थरूर की है। दोस्तों इनकी किताबें बहुत पूछी जाती हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मैं स्टडी जी के लिए इसमें जितने फैक्ट्स हैं वो सब आपको बिल्कुल टिप्सों पर रखने हैं, याद तो सब सारा ही करना है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी के फैक्ट्स हैं, आप कुछ भी ना कर सको तो इन्हें तो 100% श्योरिटी के साथ कर ही लेना। मैं बताऊँगा आपको स्टैटिक का सवाल आएगा तो आपको इससे बाहर नहीं जाने का, क्योंकि मैंने भी न सर का ही फॉलो किया था, जैसे मैंने पहले बताया है, इनका ही फॉलो किया है। तो बहुत मतलब अगर कोई ऐसा सवाल आया कि मतलब एसएससी में सोचा चाहिए तो किसी को मैं कोई बता ही नहीं सकता, तो उसका तो कोई नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल सवाल आ जाता आप यहाँ से बना पाओगे, कहने का मतलब यह है। और दोस्तों कुलदीप नैयर की किताब है इंडिया आफ्टर नेहरू। ये किसकी है? ये है कुलदीप नैयर की दोस्तों। खुशवंत सिंह की दी सनसेट क्लब, खुशवंत सिंह की है। और ट्वेंटी टू पाकिस्तान। दोस्तों ये तो कई बार पूछ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्वेंटी टू पाकिस्तान जिसकी है खुशवंत सिंह की, तो इसे तो आपको याद रखना है। और दोस्तों देखो, वे आई एम हिंदू, ये किसकी है? ये भी शशि थरूर की है। शो बिजनेस शशि थरूर की है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये भी शशि थरूर की है, ये ऊपर भी हमने देखी थी। और अम्बेडकर ए लाइफ, ये भी शशि थरूर की। रियट ए लव स्टोरी, शशि थरूर की। बुकलेस इन बगदाद, ये भी शशि थरूर की किताब है दोस्तों। अब देखते हैं कि भाग 15 में क्या है। भाग 15 में निर्वाचन है, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में है दोस्तों संविधान संशोधन, जो हमने कहाँ से लिया है? जो हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और दोस्तों पुराणों की संख्या पूछी थी, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या है 108। सन सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? विषय हैं तो 100 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। पहले कितने थे? 66। लेकिन पहले 66 थे, अब इसमें 5 कहाँ पे गए? तो सन सूची में पहले 52 थे, संबंधी सूची में पहले 52 थे, अब 47 है। तो दोस्तों आप पूछेंगे इसके 5 कहाँ गए? तो इसके 5 संघ सूची में अब चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थल दसलपुर और धौलावीरा, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। और दोस्तों हाँ ये देख लेते कि इसमें से वो सॉरी दोस्तों, इसमें पहले 47 थे, वो जो 5 आए हैं वो यहाँ से यहाँ पे आए हैं, वो मैंने गलती से ऊपर बता दिए थे, तो वो यहाँ से इसमें आए हैं संबंधी सूची में। और वो कौन कौन से हैं? वो है शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी संरक्षण, और जी बाट और माप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन भी अब संबंधित सूची के उसमें है सब्जेक्ट में। और दोस्तों ये पूछे कि गुजरात के खंभात प्रदेश में स्थित कौन कौन से स्थल है? तो लोथल और रोलती। लोथल और रोलती कहाँ पे है? तो वो गुजरात के खंभात प्रदेश में है। और दोस्तों आपने ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, यानी वो बताया गया है ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन वो बताया गया है। तो उसमें वो लड़ा गया था दोस्तों पुरुषनी या रावी नदी के किनारे, इसका नाम वर्तमान में रावी है।
रावी नदी किनारे 7वें मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अध्याय है 64, सूक्त 128 है और अष्टक 8 और मंत्र में 10,562। मंत्र कितने हैं दोस्तों? 10,562। ऋग्वेद में उल्लेख कि भाई ये जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। जैसे अब फिर गांव है, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर देश, ऐसे मतलब जी। तो इनका भी ऐसे विभाजित था। पहले कुल था, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर राष्ट्र। इस तरीके से इन्होंने अपने आप समाज को बांट रखा था। दोस्तों ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में म्यूजिक, अथर्ववेद में वशीकरण के बारे में जादू टोना, ये सब चीजें बताई गई हैं अथर्ववेद में। दोस्तों वेद कितने हैं? तो वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिषी। ये 6 हैं वेदांग। अब दोस्तों नदी और उनके पुराने नाम। तो सरस्वती नदी का पुराना नाम है घग्गर हाटवा, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, काबुल का कुंभा, गंडक का सदानीवा, झेलम का वितस्ता, गोमती का गोमल और चेनाब का था अश्विनी। इनके ये पुराने नाम है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ताकि दोस्तों मुझे भी इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे थोड़ा लगे कि हाँ मेरे भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जितना हो सके उसे शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अब देखते हैं आगे कि पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंदा गदा है जो आंध्र प्रदेश में है और ये 1690 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, ये 1501 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। ये 1500 मीटर ऊंची है, ये भी पूछ लेता है कभी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी जो 2695 ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मीसापुलीमा जो केरल में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी मीसापुलीमा जो केरल में है दोस्तों। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा जो तमिलनाडु में है। कार्डम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये दोस्तों तमिलनाडु और केरल दोनों में पाई जाती हैं कार्डम पहाड़ियाँ। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी साबरमती है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी साबरमती। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और ये कार्डम पहाड़ी और अन्य नाम ये लम्मा जतारा भी है। ये लम्मा नाम भी इसका, अन्य नाम इसका ये लम्मा जतारा। और दोस्तों बटेश्वर हिल कहाँ पे? तो ये बिहार में है। बेल्लारी कर्नाटक में, चिन पहाड़ियाँ मणिपुर में और थोसी पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। गरजात पहाड़ियाँ गुजरात में, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में, सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है दोस्तों। इलायची हिल्स केरल में, गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, गिरी अरुणाचल प्रदेश ये मेघालय और मेरी पहाड़ियाँ मतलब ये गारो और मेरी ये दोनों पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ी मेघालय में और मेरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। डलमा झारखंड में दोस्तों। ये थोड़ा यहाँ पे इसकी वजह से पटकाई हिल्स अलग करती हैं इंडिया और म्यांमार को, यानी कि पटकाई हिल्स ऐसे भी आ सकता है। पटकाई हिल्स जिन दो देशों के बीच में पाई जाती हैं तो भारत और म्यांमार के बीच में पाई जाती हैं। उत्तरी भूमि या खांसी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और गारो जयंतिया ये पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती हैं दोस्तों। ये कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, यानी 2011-12 के अनुसार राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है। और इसकी गणना करता कौन है? CSO करता है। 2015 में घोषणा की थी कि 2011-12 को आधार वर्ष माना जाएगा। और नेशनल इनकम का मतलब राष्ट्रीय आय का पहला प्रयास किसने किया था? 1867-68 में वो किया था दादा भाई नौरोजी ने।
और इनकी किताब दी पॉवर्टी इन अनब्यूटिस रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन के प्रभाव का सिद्धांत भी दिया, और डिवेन थ्योरी जिसमें दी थी वो भी इन्होंने इसी बुक में दी थी अपनी में। और दोस्तों बात करें कि नेशनल इंडिया की पहली वैज्ञानिक गणना किसने की थी, वो इससे पहले तो रह रहे हैं ना, तो राष्ट्रीय आय की पहली आधिकारिक गणना 1949 में पीसी महालनोबिस ने की थी। किसने दी थी? पीसी महालनोबिस ने। और वैज्ञानिक विधि से पूछे तो 1931 में वी.के. आर.वी. राव ने की थी। किसने की थी? वी.के. आर.वी. राव ने। और दोस्तों अगर प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, ये ETC जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आता है व्यवसाय, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि हॉस्पिटल, इंश्योरेंस आदि, स्कूल, ये सब तीसरे क्षेत्र में आते हैं। जब आर्थिक विकास होता है तो नेशनल इनकम में तृतीय क्षेत्र में, जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय का तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा योगदान जिसका है तृतीय क्षेत्र का है दोस्तों। और हमें अगर प्रति आय निकालनी है तो वो है सकल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, और 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। तो दोस्तों ये आज इतना ही करते हैं, बाकी तो मैं आपको कल करवा दूंगा।